नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने दाचिगाम जंगल में एक आतंकी को किया ढेर, मुठभेड़ जारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन के साथ संबंध पर लोकसभा में विदेश मंत्री जयशंकर बोले, एलएसी पर हालात नॉर्मल, इंडियन आर्मी मुस्तैद। खबर में आगे आपको बताएंगे कि लद्दाख से आ रहे अग्निवीर जो चीन को पिलाएंगे पानी, पाकिस्तान को याद दिलाएंगे नानी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बाइडेन का भारत के लिए अहम फैसला, $1 अरब के MH-60R हेलीकॉप्टर उपकरण बेचने को दी मंजूरी। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इससे जुड़ा हर अपडेट आपको बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों ने दाचिगाम जंगल में एक आतंकी को किया ढेर, जिसके बाद मुठभेड़ जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दाचिगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने खुद को गिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल अभी दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों के संयुक्त दलों ने दाचिगाम जंगल के ऊपरी इलाके में CASO शुरू किया है, ऑपरेशन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के साथ संबंध पर लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बोले LAC पर हालात नॉर्मल, इंडियन आर्मी मुस्तैद। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन 3 दिसंबर को लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं सदन को भारत चीन सीमा क्षेत्र में हाल के कुछ घटनाक्रमों और हमारे समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभावों से अवगत कराना चाहता हूं। सदन को पता है कि 2020 से हमारे संबंध असामान्य रहे हैं, जब चीनी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हुआ था। हाल के घटनाक्रम जो तब से हमारे निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव को दर्शाते हैं, ने हमारे संबंधों को कुछ सुधार की दिशा में स्थापित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ANI के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि सदन इस तथ्य से अवगत है कि 1962 के संघर्षों और उससे पहले की घटना के परिणाम स्वरूप चीन ने अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है, जो 1948 से उसके कब्जे में है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दशकों तक बातचीत की है। विदेश मंत्री बोले कि सीमा विवाद के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य रूपरेखा पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चा की गई है। सदस्यों को याद होगा कि अप्रैल-मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिक को एकत्र करने के परिणाम स्वरूप कई बिंदुओं पर हमारी सेनाओं के साथ आमना सामना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में से आ रहे हैं अग्निवीर जो चीन को पिलाएंगे पानी, पाकिस्तान को याद दिलाएंगे नानी। जी हां दोस्तों, भारत इस समय डिफेंस सेक्टर में दुनिया भर में सबसे ताकतवर देशों में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सेना और बढ़ती क्षमता है। भारतीय सेना दुश्मनों को धूल चिटाने के लिए सीमा पर हमेशा तैयार रहती है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक से निपटने के लिए सेना बॉर्डर पर मुस्तैद रहती है। इसी मुस्तैदी को बढ़ाने के लिए अग्निवीर योजना लाया गया। अब अग्निवीर के जवान दुश्मनों को जंग के मैदान में पानी पिलाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि लद्दाख में अग्निवीर के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और यही ट्रेनिंग में अग्निवीर के जवान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के गुण सीखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे प्रशिक्षण केंद्रों में से एक लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इसे भारतीय सेना का फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भी कहा जाता है। इसी ट्रेनिंग सेंटर में बहादुर धरतीपुत्र एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं और वीरता और बहादुरी की गाथा को बनाए रखने के लिए अपने नायकों का अनुसरण करते हैं। अग्निवीर एक अल्पकालिक भर्ती योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं को शामिल करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। वो सीमा पर तैनात होने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका मुख्य रूप से निगरानी, गश्त और अन्य सैन्य कार्यों में होती है। बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद एक पुराना मुद्दा है। हालांकि इन दिनों दोनों देश के बीच सीमा पर संघर्ष कम हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बाइडेन का भारत के लिए अहम फैसला, $1 अरब के MH-60R हेलीकॉप्टर उपकरण बेचने को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को $1.17 अरब की अनुमानित लागत पर MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट सहित अन्य संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कांग्रेस को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि प्रस्तावित बिक्री से भारत की
पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताएं उन्नत होंगी, जिससे भविष्य के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल समाप्त होने से कुछ हफ्ते पहले भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी का यह फैसला लिया गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अधिसूचना के मुताबिक भारत ने 30 मल्टीफंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो सिस्टम खरीदने का अनुरोध किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन उपग्रहों के अप्रत्याशित प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण 4 दिसंबर को शाम 4:06 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। इस मिशन में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि C-59 लगभग 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक इन ऑर्बिटर डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री बोले न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भरपूर सहयोग दिया। इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आज़ादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां आई, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, भविष्य के मापदंडों पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने स्वरूप में हमारे सामने आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच नितिन गडकरी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद और नई सरकार के स्वरूप को लेकर सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने नागपुर में रविवार को जीवन के 50 स्वर्णिम नियम नामक पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा कि चाहे व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉरपोरेट जीवन में हो, जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा है और व्यक्ति को उनका सामना करने के लिए जीवन जीने की कला को समझना चाहिए। मंत्री ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है। जो पार्षद बनता है वो इसीलिए दुखी होता है क्योंकि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला, और विधायक इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे मंत्री पद नहीं मिल सका। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर घर नल से जल का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, बोले सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना के कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं की प्रगति मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से भी समन्वय बनाने के लिए भी कहा है। योगी ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर हर घर नल से जल योजना की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जलापूर्ति के कार्यों के चलते खराब हुई सड़कों के रेस्टोरेशन का काम समय से करवाया जाए और जनप्रतिनिधियों से भी इसका मुआयना करवाए, मार्गदर्शन लें। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। योजनाओं में क्वालिटी हर हाल में सुनिश्चित हो, इसका थर्ड पार्टी सत्यापन भी करवाया जाए। हर प्रोजेक्ट पर नोडल अधिकारी नियुक्त हों जो कार्यों की क्वालिटी व समयबद्धता सुनिश्चित करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित, वितरित किए राज्य स्तरीय पुरस्कार। जी दोस्तों, राजधानी लखनऊ में मंगलवार को विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए, साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का समुद्री शिकारी MH-60R होगा और ताकतवर अमेरिका से $1.17 अरब का रक्षा सौदा। कितना खतरनाक है ये सी हॉक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, जिससे समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर के लिए संबंधित उपकरणों की बिक्री की मंजूरी देने का फैसला किया है। इसकी अनुमानित लागत $1.17 अरब अमेरिकी डॉलर है। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को अमेरिकी कांग्रेस को इस बारे में जानकारी दी है। MH-60R हेलीकॉप्टर
को इसी साल 6 मार्च को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कांग्रेस को एक अधिसूचना में बताया कि उपकरणों की बिक्री की प्रस्तावित योजना भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं का उन्नयन कर वर्तमान और भविष्य के खतरों को रोकने की क्षमता में सुधार करेगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान से किसी भी खतरे से निपटने को तैयार नौसेना प्रमुख की 2 टूक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि हमने अहम और आधुनिक तकनीक को नौसेना में शामिल करने की कोशिशें कई गुना बढ़ा दी हैं। सरकार ने 2 परमाणु पनडुब्बियों के भी देश में निर्माण की मंजूरी दे दी है, जो देश में बन रहे हथियारों पर बढ़ रहे विश्वास को दर्शाता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नेवी डे को लेकर की जा रही प्रेस वार्ता में कहा कि भारत जल्द ही 26 नौसैनिक राफेल जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की प्रस्तावित खरीद को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। उन्होंने नौसेना की तैयारियों के बारे में बताया कि अभी देश में 62 युद्धक जहाज हैं और 1 पनडुब्बी निर्माणाधीन है, और साथ ही अभी नौसेना को 31 और ताकतवर युद्धक जहाज और प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों की और ज़रूरत है। इसके साथ ही 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन की भी ज़रूरत है। कई जहाज तैयार हैं और कम से कम 1 जहाज को अगले साल ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान से निपटने के लिए हैं हम तैयार, और ये 2 टूक कह दिया है नौसेना के प्रमुख ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपने बिछाए जाल में फंस गया पाकिस्तान, सुरक्षा बलों के लिए नवंबर रहा सबसे घातक, आतंकी हमलों में गई 68 जवानों की जान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लिए नवंबर का महीना घातक महीनों में से एक रहा। इस महीने देश में आतंकी हमलों और मुठभेड़ में 68 सुरक्षा बलों समेत 245 लोगों की मौत हो गई। हताहतों में 127 आतंकी और 50 नागरिक शामिल हैं। आतंकी हमलों और हताहतों को देखते हुए अगस्त के बाद नवंबर को दूसरा सबसे घातक महीना माना गया। अगस्त में 92 नागरिकों, 108 आतंकियों और 54 सुरक्षा बलों के जवानों समेत 254 लोगों की मौत हुई थी। नवंबर में सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत दर्ज की गई है। इससे पहले अक्टूबर में 62 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। बमबारी में 104 सुरक्षा कर्मियों और 119 नागरिकों समेत 257 लोग घायल हुए। यह आंकड़े हाल के दिनों में आतंकी हमलों में तेज वृद्धि को दर्शाता है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि केवल आतंकी हमलों में 54 सुरक्षा कर्मियों, 50 नागरिकों और 27 आतंकियों समेत 131 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों, अपने ही जो जाल जो बिछाया है पाकिस्तान ने, जो आतंक को जो प्रायोजित करता है पाकिस्तान ताकि वो भारत को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन अब खुद उस आतंक के जाल में फंसता जा रहा है पाकिस्तान और अपने ही जवानों की जान ले रहा है पाकिस्तान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकियों की अब खैर नहीं, घुसपैठ रोकने के लिए जम्मू में बीएसएफ की 2 अतिरिक्त बटालियनों ने संभाला है मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के रास्ते बंद होने के बाद आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसने की कोशिश शुरू कर देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए जम्मू संभाग में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की 2 अतिरिक्त बटालियनों ने मोर्चा संभाल लिया है। कठुआ व सांबा जिला में 2000 जवानों की तैनाती सीमा के ऐसे हिस्सों में की है यहां से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की अधिक कोशिशें करवाता है। कठुआ में सीमा के संवेदनशील हिस्सों के साथ पंजाब से लगते जम्मू के इलाकों में सुरक्षा ग्रिड को और पुख्ता बनाया गया है। सीमा पर पहले से तैनात प्रहरियों के पीछे दूसरी पंक्ति में उक्त जवानों को रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तैनाती बीएसएफ ने कर दी है। अतिरिक्त बटालियन ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और अब आतंकियों की खैर नहीं और नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का बीएसएफ ने पुख्ता प्लान बना लिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके देश की सेना का समर्थन जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश सीमा पर चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन, 1000 साधु संतों ने लगाया जमावड़ा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में और इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग करते हुए सोमवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पेट्रोपोल सीमा पर 1000 से अधिक साधुओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। पेट्रोपोल सीमा चौकी से करीब 800 मीटर दूर विरोध स्थल पर अखिल भारतीय संत समिति के बैनर तले साधु सुबह से ही पहुंचने लगे। विधानसभा में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश मुद्दे पर बुधवार को पेट्रोपोल सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। इस प्रदर्शन में हिंदू जागरण
क्रिश्चियन मंच और अन्य धार्मिक समूहों के सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। पेट्रोपोल सीमा पर पहुंचने के बाद एक साधु ने कहा कि हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग करते हुए भारत और बांग्लादेश सरकार को शांति का संदेश देने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के बंगाल शाखा के अध्यक्ष स्वामी परमात्मानंद ने रविवार को कहा था कि जब तक बांग्लादेश सरकार हिंदुओं और मंदिरों पर हमले को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करती तब तक पेट्रोपोल सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन पिछले कुछ दिनों से कोलकाता के एल्बर्ट रोड सेंटर में प्रार्थना सभा और कीर्तन का आयोजन कर रही है। उन्होंने चिन्मय दास की रिहाई की मांग करते हुए पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलनकारियों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, हाईवे ना रोकें, जनता की सुविधा का भी रखें ख्याल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को नसीहत दी है। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा कि आप प्रदर्शनकारी किसानों को समझाएं कि वो राजमार्गों को बाधित न करें और लोगों को सुविधाओं का ध्यान रखें। डल्लेवाल को पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से उठा दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बताया कि उन्हें पुलिस ने कथित हिरासत में रिहा कर दिया है और इसके बाद वो एक बार फिर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई किसान एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। डल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा नहीं होने दें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर से डल्लेवाल को उठाया गया था। अब वो फिर से रिहा हो गए हैं और अपने साथियों को समझाते हुए भी दिखे कि वो आमरण अनशन समाप्त कर दें। बेंच ने डल्लेवाल की ओर से पेश वकील गुरिंदर कौर गिल से अदालत ने कहा कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता को आंदोलन से असुविधा ना हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नितिन गडकरी को मिलेगा महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी, शिंदे फडणवीस के नाम के बीच ये चर्चा हो गई तेज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में चुनावी परिणाम को जारी करते हुए सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन महायुति राज्य के लिए अपने नए मुखिया का चयन नहीं कर पाई है। शिवसेना जहां पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के कामकाज को आधार बनाकर उन्हें फिर से सीएम की कुर्सी सौंपने की वकालत कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा भी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रही है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के लिए जोरदार लॉबिंग चल रही है। 3 दिन पहले इस मुद्दे को सुलझाने और नए मुखिया का नाम फाइनल करने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों को ही दिल्ली बुलाया था। दोनों ही दावेदारों के साथ बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि आलाकमान ने नाम तय कर लिया है और इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि उन्हें सीएम पद की लालसा नहीं है। प्रधानमंत्री जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन सप्ताह भर बाद भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो सका है। सीएम के लिए अब तक जहां 2 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होती थी, तो वहीं एक तीसरे नेता के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम है। नितिन गडकरी केंद्र की मोदी सरकार के सबसे अच्छे और बेस्ट परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं। मंत्री रहते हुए पूरी तरह विवादों से दूर रहे हैं। वो भारत भर में हाईवे मैन के तौर पर भी मशहूर हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए महाराष्ट्र का? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब दुश्मन देशों की खैर नहीं, भारत ने किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। जी दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पुष्टि करते हुए बताया कि भारत ने पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। बता दें कि इस मिसाइल को हाल में ही नौसेना में शामिल किया गया था। नौसेना दिवस से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिसाइल के प्रक्षेप पथ पर अधिक डेटा का इंतजार है। दरअसल K4 मिसाइल का परीक्षण कथित तौर पर 27 नवंबर को विशाखापट्टनम के तट पर पनडुब्बी INS हरिघाट से किया गया था, जिसे 29 अगस्त को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। बताया जा रहा है कि यह पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण था। जानकारी दे दें कि K4 मिसाइल परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों के छोटे समूह का हिस्सा बन गया है जो जमीन, हवा और समुद्र के अंदर से परमाणु मिसाइल दाग सकते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी समग्र सैन्य क्षमताओं में वृद्धि की है और अलग अलग रेंज वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस संबंध में ये भी कहा कि 2 SSN यानी कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के लिए सरकार की मंजूरी ने इस बात का संकेत दिया है कि देश को ऐसी नौकाओं के निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं पर विश्वास है। तो दोस्तों,
क्या आपको भी देश की स्वदेशी क्षमताओं पर विश्वास है और आप भी ऐसा मानते हैं कि देश में वो क्षमता है जो पूरे दुनिया में भारत को ऊंचाइयों पर ले जाएगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ का बड़ा कदम, जम्मू में 2 और बटालियन तैनात। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू क्षेत्र में 2000 से अधिक कर्मियों वाली 2 नई बटालियनों की तैनाती पूरी कर ली है ताकि पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ को बेहतर ढंग से रोका जा सके, साथ ही क्षेत्र में हाल ही में बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। इस संबंध में एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सैनिकों को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ सीमा तैनाती के ठीक पीछे रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया गया है। बीएसएफ की इन 2 बटालियनों को हाल ही में उड़ीसा के नक्सल विरोधी अभियान से हटा लिया गया था और अब इन्हें जम्मू क्षेत्र में पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह कार्य सर्दियों के शुरू होने से पहले किया जाना था। अधिकारी ने बताया कि यूनिट के कर्मियों को सांबा क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों व जम्मू से सटी पंजाब सीमा पर तैनात किया गया है।